नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाही नोट्स पे। मैंने उत्तराखंड की एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है उत्तराखंड का नदी तंत्र। तो उसी सीरीज़ की ये पहली वीडियो होने वाली है जिसमें मैंने आपको काली नदी तंत्र के बारे में पढ़ाया है। इसमें हम जानेंगे कि काली नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है उत्तराखंड में और ये कहाँ से निकलती है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, उनका उद्गम कहाँ से होता है और वो काली नदी में कहाँ पे मिलती है और उनके जो तट पर प्रमुख स्थान और उन पे लगने वाले मेले, ठीक है, इन आदि चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो काली नदी के बारे में बात करें तो दोस्तों जो इसका उद्गम होता है वह जैक्सा श्रेणी से होता है। जैक्सा श्रेणी की बात करें तो दोस्तों जो महा हिमालय होता है उसके उस पार वाले हिमालयी क्षेत्र को ट्रांस हिमालय कहा जाता है और उस ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ होती है उन्हीं को जैक्सा श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं जैक्सा श्रेणियों से काली नदी का उद्गम होता है। इन जैक्सा श्रेणियों में एक काला पानी नामक स्थान है जिसे व्यास आश्रम भी कहते हैं। काला पानी या व्यास आश्रम, यहीं से काली नदी का उद्गम होता है और यह काकागिरी पर्वत के समांतर बहती है, ठीक है। जो काली नदी है दोस्तों यह काकागिरी पर्वत के समांतर बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो काली नदी है दोस्तों यह किस पर्वत श्रेणी के समांतर बहती है। तो याद रखना काकागिरी पर्वत श्रेणी के समांतर बहती है काली नदी। और आगे गुंजी नामक स्थान पर काली नदी पे कुटियांगटी नदी का संगम होता है। कुटियांगटी नदी, ठीक है दोस्तों, यह जो काली में मिलने वाली पहली नदी है, मतलब यह काली नदी की पहली सहायक नदी है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि काली में मिलने वाली या काली की प्रथम सहायक नदी कौन सी है। तो याद रखना कुटियांगटी नदी है काली की प्रथम सहायक नदी, जो कि गुंजी नामक स्थान पे मिलता है। और कुटियांगटी नदी का उद्गम की बात करें तो दोस्तों यह भी जैक्सा श्रेणी से ही निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं निरकुट, संगचुमना, थुमका। जो निरकुट, संगचुमना, थुमका है दोस्तों यह कुटियांगटी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ये कुटियांगटी नदी है यह काली नदी की सहायक नदी है जो कि गुंजी नामक स्थान पे मिलती है। और यहीं पे एक परियोजना भी स्टार्ट है दोस्तों जिसका नाम है कालिका दंतु परियोजना। तो ये कालिका दंतु परियोजना काली नदी पे स्थित है, ठीक है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि जो कालिका दंतु परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना काली नदी पे ही है, गुंजी नामक स्थान पे, जहाँ पे कुटियांगटी और काली नदी का मिलन होता है, ठीक है। और कुटियांगटी नदी का जल ग्रहण करके काली नदी आगे बढ़ती है तो ये पहुँचती है खेला नामक स्थान पे। खेला नामक स्थान पे दोस्तों काली नदी पे पूर्वी धौलीगंगा का संगम होता है। तो खेला के अन्य नाम भी है, जैसे तवा घाट भी आ सकता है क्वेश्चन में, श्यालपद भी आ सकता है, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जो पूर्वी धौलीगंगा है और काली नदी का संगम किस स्थान पर होता है, तो जो ऑप्शन होगा उसमें खेला भी हो सकता है, तवा घाट भी हो सकता है, श्यालपद भी हो सकता है। तो अब ये तीनों नामों को याद रखना। जो पूर्वी धौलीगंगा और काली नदी का संगम होता है वो खेला, तवा घाट या श्यालपद पे होता है, ठीक है। पूर्वी धौलीगंगा की बात करें तो दोस्तों इसका जो उद्गम होता है वो गोवानखाना हिमलत से होता है, ठीक है। गोवानखाना ग्लेशियर से पूर्वी धौलीगंगा का उद्गम होता है दो नदियों के रूप में, दारमा और लेस्तर। इनके जब संगम होता है वहीं से यह पूर्वी धौलीगंगा कहलाती है और इस पर फिर नांदारमा नदी मिलती है और थोड़ी सी आगे जाके सेलायांगटी नदी भी मिलती है, ठीक है। और यहीं पे एक धौलीगंगा परियोजना स्थित है जो कि 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। याद रखना 2005। तो धौलीगंगा परियोजना की शुरुआत 2005 से हुई है और यह पूर्वी धौलीगंगा पे है। दो धौलीगंगा है उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। एक है पश्चिमी धौलीगंगा जो कि अलकनंदा की सहायक है, एक है पूर्वी धौलीगंगा जो कि काली नदी की सहायक है और खेला नामक स्थान पे मिलती है, ठीक है। तो पूर्वी धौलीगंगा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो दोस्तों लिस्सर, दारमा, नांदारमा, सेलायांगटी और कंचुतिच। सेलायांगटी अलग है दोस्तों और कुटियांगटी अलग है, ठीक है। ये याद रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। सेलायांगटी जो है वह पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदी है जबकि कुटियांगटी काली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और पहली सहायक नदी है कुटियांगटी। तो जो पूर्वी धौलीगंगा का संगम होता है वो खेला नामक स्थान पर होता है और पूर्वी धौलीगंगा का जो पानी ग्रहण करके काली नदी आगे बढ़ती है तो जौलजीबी नामक स्थान पे काली नदी पे गोरी नदी का संगम होता है। तो याद रखना 104 किलोमीटर बहती हुई गोरी गंगा नदी आती है और जौलजीबी नामक स्थान पे जो अपना संपूर्ण पानी होता है यह काली नदी को दे देती है। इन दोनों का संगम हो जाता है और जौलजीबी नामक स्थान पे ही एक मेला लगता है जिसे जौलजीबी का मेला कहते हैं।
जो कि घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस मेला है। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है 1914 से, और जो इसकी शुरुआत करते हैं उनका नाम होता है गजेंद्र बहादुर पाल। याद रखना, जौलजीबी मेले की शुरुआत 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल ने की थी। ठीक है, और यहाँ पे संगम होता है काली नदी और गौरी गंगा का। और गौरी गंगा के उद्गम की बात करें तो दोस्तों इसका उद्गम मिलम ग्लेशियर से होता है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। मिलम ग्लेशियर से दो नदियों का उद्गम होता है दोस्तों, एक होता है रालम या सुलकल्पा और दूसरा होता है गौरी गंगा, और इन दोनों का संगम हो जाता है। आगे जाके ये दोनों मिल जाती है और आगे को गौरी गंगा के नाम से प्रभावित होती है। ठीक है, और फिर इसमें मतकानी नदी मिलती है दोस्तों मिलम गाँव पे। मिलम गाँव वही गाँव है दोस्तों जहाँ पे पंडित नैनसिंह रावत का जन्म हुआ था। ठीक है, जो कि प्रसिद्ध सर्वेयर थे उत्तराखंड के, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है पंडित नैनसिंह रावत। इनका जन्म मिलम गांव में ही होता है। ठीक है दोस्तों, और फिर थोड़ा आगे जाके जो गौरी गंगा है उसमें गोनखा गाड़ भी मिल जाती है, और आगे जाके जो गौरी गंगा है वो इन सब का जल ग्रहण करके जौलजीबी में मिल जाती है काली नदी से। ठीक है, तो याद रखना जो गौरी गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं रालम या सुनकल्पा, मतकानी और गोनखा गाड़, ये 3 प्रमुख सहायक नदी है गौरी गंगा की, जो कि अपना संपूर्ण जल गौरी गंगा को देते हैं और गौरी गंगा अपना पूरा जल काली नदी पे देता है। ठीक है, जौलीजीबी नामक स्थान पे। और फिर गौरी गंगा का जल ग्रहण करके काली नदी आगे बढ़ती है तो तालेश्वर नामक स्थान पे जो काली नदी पे कट्टी पानी गाड़ का संगम हो जाता है। तो याद रखना तालेश्वर नामक स्थान पे काली जो नदी होती है उस पर कट्टी पानी गाड़ मिलती है, ये याद रखना। और फिर आगे जाती है, आगे बहती है तो दोस्तों काली नदी पंचेश्वर नामक स्थान पे काली नदी पे सरयू नदी का संगम हो जाता है। ठीक है, जो सरयू नदी है कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है सरयू नदी को। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि कुमाऊं की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है तो याद रखना सरयू नदी है, जबकि काली नदी है, जो काली नदी है इसे अपवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, इसका जो जल होता है वह देवताओं को नहीं चढ़ता है, जबकि जो सरयू नदी है यह उत्तराखंड की उत्तराखंड की तो नहीं कहेंगे, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है सरयू। ठीक है, जो कि 146 किलोमीटर बहते हुए पंचेश्वर नामक स्थान पे काली नदी में समाहित हो जाती है। और पंचेश्वर पे ही एक नदी और मिलती है जो कि नेपाल से आती है, जिसका नाम रूपाली गाड़ है। याद रखना पंचेश्वर पे रूपाली गाड़ और सरयू नदी का संगम होता है काली नदी से। ठीक है, और जो सरयू नदी का उद्गम होता है तो दोस्तों यह सरमूल झुंडी नामक स्थान से होता है। ठीक है, जो कि बागेश्वर में पड़ता है, सरमूल झुंडी नामक स्थान, यहाँ से सरयू नदी का उद्गम होता है। और बागेश्वर में सरयू नदी से गोमती नदी मिल जाती है, जो कि डेबरा श्रेणी, ये भी बागेश्वर में ही है, डेबरा श्रेणी से निकलती है गोमती नदी, जिसके तट पर बैजनाथ तीर्थ स्थल स्थित है। ठीक है, गोमती नदी के तट पर ही बैजनाथ जो तीर्थ स्थल है वो स्थित है। और ये जो नदी है गोमती, यह बागेश्वर में सरयू नदी से मिल जाती है। बागेश्वर में उत्तरायणी मेला भी लगता है दोस्तों, बड़ा फेमस मेला लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर। ठीक है, और जैसे बागेश्वर में सरयू नदी और गोमती नदी का संगम होता है तो ये सरयू के नाम से आगे को बहती है, और काकरी घाट पे यह पनार नदी इस पे मिलती है। ठीक है, जो कि अल्मोड़ा लमगड़ा साइड से आती है पनार नदी, और अपना पूरा जल काकड़ी घाट पे सरयू नदी को दे देती है। ठीक है, और थोड़ा सा काकड़ी घाट से 2-3 किलोमीटर नीचे जाने पर रामेश्वर तीर्थ पड़ता है, रामेश्वरम। ठीक है, यहाँ पे जो सरयू नदी है उस पर पूर्वी रामगंगा का संगम होता है। पूर्वी रामगंगा सरयू की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, एक पश्चिमी रामगंगा है वो अलग है। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा अलग है, जो पूर्वी रामगंगा है जो कि पौंटिक और नामिक हिमनद से निकलती है, यह रामेश्वर तीर्थ पे सरयू से मिल जाती है। ठीक है, सरयू पे मिल जाती है, और इस रामेश्वर तीर्थ को पे ही राम की पैड़ी भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, जैसे हर की पैड़ी हरिद्वार में स्थित है ना, वैसी जो राम की पैड़ी है वह रामेश्वर तीर्थ में स्थित है। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कहाँ पे राम की पैड़ी है, तो याद रखना रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में। ठीक है, जो सरयू नदी है दोस्तों यह पिथौरागढ़ और बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा इन जनपदों का सीमा भी बनाती है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो पूर्वी रामगंगा मिल जाती है रामेश्वरम पे, और संपूर्ण जल ग्रहण करके जो सरयू होती है दोस्तों वह पंचेश्वर में काली नदी से मिल जाती है। और जो काली नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों वो भी सरयू ही है। ठीक है, जो कि काली नदी को सबसे ज़्यादा जल भी देती है वो सरयू नदी है। ठीक है, ये भी याद रखना एक पॉइंट। और पूर्वी रामगंगा की जो प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो दोस्तों वो है गर्तिया गाड़, भुजपत्री गाड़, काला पानी गाड़ और बेरल गाड़। ये प्रमुख सहायक नदी है पूर्वी रामगंगा की। छोटी छोटी गाड़ हैं जैसे गर्तिया, भुजपत्री गाड़, काला पानी गाड़ और बेरल गाड़। इन्हें याद रखना, पूछा जा सकता है कि भुजपत्री गाड़ किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना पूर्वी रामगंगा की। काला पानी गाड़ किसकी सहायक नदी है, पूर्वी रामगंगा।
बेरलगाड़ किसकी सहायक नदी है? पूर्वी रामगंगा, ठीक है। और पनार किसकी सहायक है? सरयू की। और सरयू किसकी सहायक है? काली नदी की, ठीक है। और रूपालीगाड़ किसकी सहायक है? ये भी काली की सहायक है, ठीक है। जो कि सब नदियाँ पंचेश्वर पे मिलती है, जैसे सरयू हो गया, रूपालीगाड़ हो गई और एक काली, इन तीनों का संगम होता है पंचेश्वर नामक स्थान पे, जहाँ पे एक बैराज भी बन रहा है। पंचेश्वर परियोजना बहुत बड़ी फेमस परियोजना है, दो देशों की, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अगर इसका निर्माण बन गया तो ये उत्तराखंड के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी परियोजना बन जाएगी, ठीक है, पंचेश्वर परियोजना, जो कि चंपावत पे स्थित है। और थोड़ा सा आगे जाने पे दोस्तों इसमें एक लोहावती नदी का मिलन भी हो जाता है काली नदी पे, ठीक है। और इस लोहावती नदी के तट पर ही लोहाघाट नामक स्थान बसा है, ठीक है। लोहाघाट नामक नगर या स्थल जो कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा आगे जाके चूका नामक स्थान पे काली नदी पे लदिया नदी मिल जाती है। जो लदिया नदी है दोस्तों, यह काली नदी पे मिलने वाली उत्तराखंड की सबसे अंतिम नदी है, जो कि चूका नामक स्थान पे मिलती है चंपावत पे, ठीक है। और जो लदिया नदी के उद्गम की बात करें तो दोस्तों इसका उद्गम होता है गजार नामक स्थान से होता है, ठीक है। जो ये गजार नामक स्थान है, यह जो है अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल का मिलन बिंदु है, ठीक है। जो गजार नामक स्थान है दोस्तों, यहाँ पे तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो नैनीताल, एक अल्मोड़ा, एक चंपावत, इन तीनों का मिलन होता है। वहीं पे गजार नामक स्थान है दलदली भूमि, यहीं से लदिया नदी का उद्गम होता है और इसमें सबसे पहले क्वाइराला नदी मिलती है। उसके बाद रीठा मीठा साहिब पे दोस्तों इसमें राटिया नदी भी मिल जाती है। पूछा जा सकता है कि दोस्तों रीठा मीठा साहिब पे किन दो नदियों का संगम होता है? तो याद रखना लदिया नदी और राटिया नदी, ठीक है। जो रीठा मीठा साहिब है दोस्तों, यह सिख जो धर्म है उनका बड़ा फेमस स्थान है। यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है रीठा मीठा साहिब पे, ठीक है। उस गुरुद्वारे का निर्माण 1960 ईस्वी में किया गया था, याद रखना। रीठा मीठा साहिब पे गुरुद्वारे का जो निर्माण किया गया था 1960 में किया गया था, जो कि संत साहिबान ने किया था, ठीक है। संत साहिबान ने किया था दोस्तों रीठा मीठा साहिब पे गुरुद्वारे का निर्माण। और यही रीठा मीठा साहिब पे जोड़ मेला भी लगता है, ठीक है। जोड़ मेला याद रखना रीठा मीठा साहिब पे ही लगता है। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में जोड़ मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो रीठा मीठा साहिब कहाँ है? चंपावत में। किन दो नदियों के संगम पर है? राटिया और लदिया नदियों के संगम पर। यहाँ पे गुरुद्वारे की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। किसने की थी? संत साहिबान ने, ठीक है। और किस लिए प्रसिद्ध है ये रीठा मीठा साहिब? क्यों पड़ा दोस्तों इसका नाम? क्योंकि यहाँ पे जो मीठे रीठा मिलते हैं, ठीक है। जैसे जो रीठा होता है ना, रीठा जिससे हम बचपन में अंठियाँ भी खेलते थे ना, जैसे अंठियाँ खेलते थे रीठे से, तो वो अक्सर कड़वा होता है। तो एक बार यहाँ गुरु नानक देव आते हैं और यहाँ पे बैठते हैं इस पेड़ के नीचे, और वो उनके साथ एक उनका कोई शिष्य होता है, तो उसे बोलते हैं कि ये लो आप इस रीठे को खा लो। तो वो कड़वा होता है अक्सर, तो अगर वो जो उनका शिष्य होता है उस रीठे को खाता है तो उसे उसका स्वाद मीठा होता है, मीठा वो लगता है, ठीक है। तब से इसका नाम रीठा मीठा साहिब पड़ता है। कहते हैं वो वृक्ष आज भी वहाँ पे स्थित है, और उसका जो मीठे रीठे होते हैं उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता है वहाँ मीठा रीठा साहिब में, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ का नाम रीठा मीठा पड़ा, क्योंकि जो यहाँ के रीठे हैं वो मीठे होते हैं, ठीक हो गया स्वाद में, तो इसलिए यहाँ का नाम रीठा मीठा साहिब पड़ा। और यह राठिया और लदिया नदी के संगम पर है। यहाँ गुरुद्वारा भी स्थित है, जहाँ पे सिख धर्म के लोग आते रहते हैं। 1960 में स्थापना हुई थी, जोड़ मेला का आयोजन होता है, ठीक है। और यह संपूर्ण अपनी सहायक नदियों का जल ग्रहण करके लदिया नदी चूका नामक स्थान पे काली पे मिल जाती है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड की अंतिम नदी है, जो कि काली नदी पे मिलती है, ठीक है, लदिया नदी, याद रखना। और इसके बाद ब्रह्मदेव मंडी पड़ती है दोस्तों टनकपुर के आसपास, जहाँ से जो काली नदी का नाम शारदा नाम से जानी जाती है काली नदी, ठीक है। और यहीं पे शारदा बैराज बना है टनकपुर पे, काली नदी पे शारदा बैराज बना है, जहाँ से एक शारदा नहर निकाली गई है 1928 में दोस्तों, जो कि उत्तराखंड और एशिया की सबसे चौड़ी नहर है, ठीक है। शारदा नहर 1928 में निकाली गई थी, जो शारदा नहर है यह पीलीभीत, जो यूएस नगर, जैसे चंपावत, इन 3 डिस्ट्रिक्टों को, यूपी का जो पीलीभीत वाला यूपी है ना, और जो यूएस नगर है जो चंपावत है, यहाँ को पूरा जल देती है। इस नहर से बहुत सिंचाई होती है, और इस नहर पे बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं भी है, ठीक है। शारदा नहर पे कब निकाली गई थी? 1928 में, ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1928 पे, ठीक है। और सबसे चौड़ी नहर है ये। और यहीं पे एक शारदा बैराज है, जो अगर बनबसी टनकपुर गए होंगे, कभी कोई भर्ती में भी गया होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप गए होंगे अवश्य घूमने के लिए। शारदा बैराज बना है, बहुत बड़ा बैराज बना है, ठीक है, जहाँ से विद्युत का निर्माण भी होता है टनकपुर पे। और इसी के बाद जो शारदा नदी है दोस्तों, यह नेपाल में प्रवेश कर लेती है। काली नदी शारदा के नाम से नेपाल में प्रवेश कर लेती है, बाद में ये फिर घग्गर नदी से मिल जाती है दोस्तों, और फिर घग्गर नदी बाद में गंगा से मिल जाती है बिहार के आसपास, ठीक है। तो याद रखना, ये था आज का टॉपिक, काली नदी तंत्र। आई थिंक आपको ये पूरा
अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का समापन करते हैं और बाकी तुम अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।